दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी विद एस राठौर सर। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश पीईटी परीक्षा हुई है, जिसमें सेकंड मीटिंग की आंसर की लेके आया हूं मैं। देखिए दोस्तों, आज 15/10/2022 है, जिसमें उत्तर प्रदेश पैट परीक्षा में किस प्रकार का पैटर्न रहा, कैसे क्वेश्चन आए और उनका आंसर क्या होगा, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। देखिए, सबसे पहले इसमें देखा गया तो आपको सभी को पता है कि इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग थी और इसमें जो क्वेश्चनों का पैटर्न रहा इजी टू मॉडरेट रहा है। और लगभग, क्योंकि ये पैट परीक्षा जो होती है एज ए एंट्रेंस होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन आने की संभावना भी नहीं थी, फिर भी ये मॉडरेट क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए हम देखते हैं इसकी आंसर की। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। तो इसमें आंसर रहेगा आपका पहला है इसे ए, सफल पैटर्न में परिवर्तन, तटीय रेखा में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि और ये सभी। तो इसमें आंसर होगा ए सभी, डी आंसर होगा। कौन सा होगा? डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप जो है किससे संबंधित है दोस्तों? तो थॉमस कप है इसमें बैडमिंटन से संबंधित। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन। अर्थात थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। उन्हीं की विजन 2020, उन्हीं की द स्ट्रगल फॉर माय लाइफ, ये सारी बुकें उन्हीं की है। तो इसमें आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट है, देखिए हिंदी का जो है इसमें आया, अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न है। हिंदी में एक जो है पैरा आया था, पैरा से 5 क्वेश्चन दिए गए थे, इनको आपको करना है। सभी लोग इस पैरा को पढ़ लेना, जहाँ से आजकल पढ़े लिखे नौजवानों में विदेशी संस्कृति को जीवन अपनी, अर्थात इसमें एक विदेशी और भारतीय संस्कृति की बात की गई है। ये पूरा पैरा आपको पढ़ना है, हम आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, सारा पैरा पैरा पढ़ लेना आप। इसके बाद आंसर जो होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? ठीक है, तो इसमें जो पैरा के अनुसार जो तर्क दिया गया उसमें है कि माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ये कहाँ जाते हैं? विदेशों में जाते हैं। ठीक है, तो आंसर सी होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा गया, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है? तो इसका जो आंसर रहेगा वी है, पुराने जीवन मूल्यों और परंपराओं के साथ विदेश में बच्चों के साथ बसने के इच्छुक माँ बाप। ठीक है, आंसर नंबर बी 5 का। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख सकते? तो देखिए दोस्तों, इसमें पैरा में जो दिया गया है उसके अनुसार आंसर ए होगा, बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन एक ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। आंसर ए होगा, 6 का आंसर ए। नेक्स्ट है, 7वां क्वेश्चन है, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क कौन सा है? तो अनुच्छेद में कहा गया है कि विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए अधूरे संस्कार ही क्या हैं? जिम्मेदार हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का डी होगा, आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8, विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुचिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? देखिए, पैरा में कहा गया है वो इसलिए चर्चा नहीं करती क्योंकि लोग उन पर हंसे ना, अर्थात जग हंसाई से बचने के लिए वो किसी से चर्चा नहीं करते हैं, अपने घर की बातें लीक नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सी वाला आंसर सही होगा। मित्रों, फिर से देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 से 13 तक एक पैरा फिर से दिया गया है। अनुच्छेद जो आपका है इसमें 9 से 13 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पूरा बताया गया, आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है, इसमें पूरा बताया गया। तो यहाँ पैरा पढ़ लेना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आगे आप क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए।
और यहाँ से आपको आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? तो इसका सबसे उचित कारण बताया गया क्वेश्चन नंबर 9 का डी आंसर सही रहेगा। पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? तो इसका आंसर ये होगा, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और ना अपनी राय थोपें। इसमें आंसर ए वाला होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुँह नहीं ताकते? ठीक है, तो जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं, वो क्या है? इसमें आंसर ए वाला होगा, 11 का आंसर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? तो इसका आंसर बी होगा 12 का, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते, वो क्या करते हैं? माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे प्रबल तर्क कौन सा है इसमें? तो इसमें देखिए, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप अकेले रहने का कारण कौन सा है? इसमें सबसे प्रबल तर्क जो पूछा गया है इसमें है, माँ बाप का संतान उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटों की जिंदगी में ज़्यादा दखलंदाज। दोस्तों, इस पैरा के अनुसार इनमें से तो यही सेम लग रहा है, फिर भी इसमें अगर जैसे आयोग है तो हो सकता आंसर आपका डी लगा सकता है। इसमें श्योर नहीं है अभी कि ये आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा किस प्रकार से, क्योंकि इसमें जो बताया गया उसमें सी वाले में कुछ तो बातें मिल रही हैं, बाकी कुछ भी नहीं मिल रही हैं। तो ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें सी और डी इनमें से कोई एक ही होगा। इसे हम बाद में आपको देखकर बताते हैं फिर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है 14 से 18 तक। इसमें क्या है, आपको ये डीआई का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर टेबल का क्वेश्चन है, टेबल बनी हुई है, इस टेबल का अच्छे से अध्ययन करना और 5 क्वेश्चन इसके दिए गए हैं। टेबल देखिए यहाँ पर, इसमें क्या है, जिला दिए गए हैं, 5 जिलों के बारे में डाटा दिया गया, जिसमें एक वर्ष में उपस्थित जो विद्यार्थी हैं कितने उत्तीर्ण हुए और कितने का चयन हुआ है, ये डाटा दिया गया है। इसी के अनुसार नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। इसमें चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चनों का क्रम। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? ठीक है, तो इसमें आप जब लगाओगे, इसके मैं मात्र आंसर बता रहा हूँ, बाद में आप लोग देख लेना और इसका सॉल्यूशन फिर कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी होगा, जिला ई आंसर आएगा। ठीक है, जिला ई आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहता है, समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो आप जब आप निकालोगे इनकी समीक्षा तो इसमें निकलेगा 88.54%। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें आंसर ए हो जाएगा 88.54%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है? ये पूछा गया है किस वर्ष में सबसे अधिक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का है, बी वाला, ये आपका आंसर होगा बी, 2012। ठीक है, आंसर क्या होगा? 2012। नेक्स्ट आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है? इस बार सबसे कम पूछा गया है, तो इसमें आंसर होगा आपका बी वाला, अर्थात 2013। आंसर क्या आएगा? 2013 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? इसमें आंसर आएगा आपका सी वाला। ठीक है, तो 18 का यहाँ सी लगाना है आपको। नेक्स्ट देखिए, फिर से 5 क्वेश्चन आए हैं। यहाँ एक टेबल दी गई, कंपनी का डाटा है, जो
5 माह का डाटा दिया गया है इसमें और 5 कंपनियों का डाटा है। ठीक है, इसका अध्ययन करना है। नेक्स्ट इसके बाद 19 से 23 तक के आंसर देना 5 क्वेश्चनों के। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है फरवरी में कंपनी PS और T द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? तो औसत संख्या 118 आंसर आएगा ए। 19 का आंसर क्या आएगा? ए आएगा 118। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, मार्च में कंपनी P और R द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है? तो इसका अनुपात जब आप निकालोगे तो 59:80। ठीक है, आंसर डी बनेगा, अर्थात 59:60 बनेगा। ठीक है, 20 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कंपनी S द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसमें प्रतिशत वृद्धि हुई 64.71%। ठीक है, ये वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, कंपनी T द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोन T द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसमें कुल संख्या जब आप निकालोगे आंसर निकलेगा 144। ठीक है, आंसर होगा 144। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, कंपनी Q द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी R द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो दोनों का अंतर निकालोगे तो दोनों का अंतर कितना आएगा? देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा आगे हो गया है। ठीक है, तो इसमें अंतर जो निकलेगा 85 निकलेगा। 23 का 85, अर्थात आंसर आएगा 85। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 से 28 तक, फिर से पाई चार्ट का क्वेश्चन है। इसमें देखिए पूरा आपका पाई चार्ट बना हुआ है इसमें। ठीक है, सारी चीज़ें हैं इसमें, 7 चीज़ों का दिया गया है। अनुसंधान संरचना, छात्रावास, कार्यक्रम, पुस्तकालय, खेल, अनुसंधान और आधारभूत संरचना और शिक्षा। ठीक है, इसके बारे में ही बताया गया है। तो यहाँ आपको ध्यान देने की बात यह है, चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, PDF है डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, तो यहाँ आइए, आप लोग इसमें पाई चार्ट पे थे। क्वेश्चन नंबर 24 इससे बना है, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया है? तो टोटल खर्च का छात्रावास पर लगभग कितना? 12.78% खर्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है? तुलना करोगी तो 86% अधिक खर्च किया गया है। इसमें आंसर वी आएगा 86%। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन किया है। ये क्वेश्चन लगभग बच्चों का 2-4-5 मिनट खराब ही कर दिए होंगे इसने, क्योंकि सिंपल है बट ये रॉन्ग क्वेश्चन है। हो सकता है परीक्षा में इसके अंक सभी को दिए जाएंगे, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, यह कैसा है? रॉन्ग क्वेश्चन है, इसका आंसर ही नहीं मिल रहा है। आप डाटा रखोगे तब भी आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि इतनी है, मतलब 1,80,00,000 है, तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है? ठीक है, तो इसमें अधिक निकालोगे तो 2 लाख रुपए अधिक निकलेगी। आंसर सी, 27 का आंसर सी। नेक्स्ट है 28, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है? तो ये लगभग 35% कम खर्च किया जाता है। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है? तो 35% कम खर्च किया जाता है। बी आंसर होगा, 28 का बी। नेक्स्ट है देखिए, फिर आपको 29 से लेके 33 तक एक फिर से दिया गया बार डायग्राम। इसमें है निम्नलिखित लाइन ग्राफ है। रेखा आरेख 2001 से 6 की अवधि के दौरान दो कंपनियां ए और बी का अर्जित प्रतिशत लाभ। इसमें क्या दिया गया? प्रतिशत लाभ दिया गया है, बाकी चीज़ें आपको निकालनी है। तो ध्यान रखना, ए और बी का डाटा दिया है, उनके लाभ का डाटा दिया गया। अब पूछा गया 29 में 2005 में दो कंपनियों ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। 2005 में उनकी व्यय का क्रमशः अनुपात कितना था? तो व्यय अनुपात निकालना था आपका। इसका आंसर आएगा 45:68। ठीक है, और 45:68 आंसर बी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है वर्ष 2003 में कंपनी ए द्वारा
व्यय 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी? ठीक है, तो कंपनी ए की आय 2006 में पूछी गई है, तो इसका आंसर आएगा 464 करोड़। ठीक है, अब आप इसको निकालोगे तो 464 करोड़ आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था? ठीक है, तो इसमें आपका 31 में आंसर आएगा 15:17, अर्थात 15:17, ये आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट है 32। यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था तो 2002 में आय क्या थी? तो आपको पता है कि जो आय थी तभी तो प्रॉफिट हुआ था, तो आय जितनी ज़्यादा थी अर्थात उसी में आप निकालोगे तो 260 करोड़ इसमें आंसर आएगा। 260 करोड़ ये आंसर आएगा 32 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था? तो लाभ बराबर था आय माइनस व्यय, अर्थात आंसर आएगा 120 करोड़। ठीक है, कितना आएगा? 120 करोड़ आंसर बनेगा आपका वी वाला। ठीक है, 33 का आंसर वी बनेगा। नेक्स्ट है 34। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जीएस के क्वेश्चन फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। तो जीएस आ गई है, बड़ी ही मॉडरेट आई थी, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टफ थे, बाकी तो मॉडरेट और इजी भी आई है जीएस। ठीक है, इसमें देखते हैं, देखो पढ़ाए हुए हैं सारे, जो क्लासें लेते रहे हैं मेरी उनको सबको पढ़ाया हुआ पैटर्न है, और जो एसटी पैटर्न था बिल्कुल सेम वही आए हैं क्वेश्चन, और उसी पैटर्न पे फंसे हैं। आप सब देख सकते हैं, इसी आपके चैनल पे पड़ी हुई है एसटी सीरीज, तो उसमें आप देख लेना, तो आपको लगभग लगेगा कि यही एसटी कर रहे हैं, वही पेपर है शायद। ठीक है, और इजी क्वेश्चन भी वही रखे गए हैं। जैसे इतिहास में बात करें तो हिस्ट्री से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बने हैं। जैसे पहला पूछा गया, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के समकालीन थे या इनके दरबार में सेवा देते थे, तो आंसर आपका 34 का सी बनेगा। नेक्स्ट है, जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या था? तो दोस्तों आपको बताया भी गया है कि सबसे पहले भारत में जजिया कर कहाँ पर, सिंध में लगता है। कौन लगाता है? आकर के कासिम लगाता है। फिर इसके बाद में दोबारा से फिरोज शाह जो तुगलक था वो पंडितों से वसूलता है। ठीक है, और औरंगजेब जो होता है, क्योंकि अकबर इसको बंद कर देते जजिया कर को, फिर से औरंगजेब इसको प्रारंभ करता है और यह अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूलता है। तो आंसर क्या आएगा? सी। ठीक है, 35 का आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट है 36। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? देखिए, अंग्रेजों ने सारे किए, वृक्षारोपण भी पहले चल रहा था फिर भी करवाया, शिपिंग भी करवाई, मतलब जल सेना वगैरह में जो जहाज़ वगैरह बनते उसका भी काम करवाया, बैंकिंग बीमा भी करवाया, लेकिन सर्वाधिक जो काम करवाया, सबसे अच्छा महत्वपूर्ण काम करवाया, रेलवे लाइन बिछाई। और आप सबको पता है कि सबसे पहले 1853 ईस्वी में के एक रेलवे लाइन बिछाई गई थी, आपको सबको पता, मुंबई से थाने के मध्य में चलाई भी गई थी रेलवे। ठीक है, तो ये किसने काम करवाया था? डलहौजी के शासनकाल में अंग्रेजों ने करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। 37 कहता है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो आपको पता है पंचतंत्र जो है दुनिया में ऐसी पुस्तक है जो दूसरे नंबर पर सर्वाधिक क्या है, अन्य भाषाओं में परिवर्तित की गई है। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है पंचतंत्र। ठीक है, ध्यान रखना, पंचतंत्र ये आपके विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। ठीक है, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। ठीक है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, वेद व्यास जी ने महाभारत का क्या किया, अंकन किया है। तो ध्यान रखना, ये सारी बुकें इस प्रकार हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था तो उसको किस नाम से जाना गया? दोस्तों सबको पढ़ाया गया कि पहला उपदेश जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोध गया में, इसके बाद पहला उपदेश देने वो सारनाथ गए और उसको धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा कहते हैं, अर्थात धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, उनके द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था। 38 का सी हो गया। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ठीक है, तो देखिए परिणाम क्या हुआ था, 1857 का जब विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका चार्ज हटाकर ब्रिटेन क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया, अर्थात महारानी विक्टोरिया ने
जो ईस्ट इंडिया कंपनी को शक्तियाँ दी थी, उनकी शक्तियाँ लेकर ब्रिटेन की जो क्राउन थी, काउंसिल्स थी, उसके पास रख दी, उसके पास दे दी और भारत सचिव नाम का एक पद बना दिया। और तथा जो कंपनी का गवर्नर जनरल होता था उसे वायसराय कहने लगे वहीं से, तो वायसराय बनता है। और आपको पता है यही आपका आंसर डी होगा, 39 का आंसर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का कारण मेन था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च प्रारंभ करना। और आप सबको पता है कि यहाँ नमक कानून तोड़ा भी गया था इनके द्वारा चली गई जाने के बाद, और सब लोग पहुँचे थे वहाँ जा कर के दांडी में नमक का कानून भी तोड़ा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना आंसर बी होगा 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इसमें कहता है भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? तो देखिए INA अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी, जो भारतीय राष्ट्रीय सेना थी, इसका गठन किसने किया था? तो ध्यान रखना इसका गठन किया था रास बिहारी बोस जी ने किया था। कैप्टन मोहन सिंह भागभा इसके क्या थे? कप्तान थे। और बाद में इसको सुभाष चंद्र बोस भी इसके क्या बन गए? सदस्य। तो अर्थात कह सकते हैं हम कि इसमें आपका कौन हो गया? आंसर आपका इसमें डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी वाला हो जाएगा, रास बिहारी बोस। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों, इसमें आंसर डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतः स्थलीय जल निकाय है? देखिए अंतः स्थलीय जल निकाय का मतलब होता है कि जो चारों ओर से स्थल खंड से घिरा हो, ऐसे जल निकाय को क्या बोलते हैं? अंतः स्थलीय जल निकाय। और आपको पता है इसके अंतर्गत ज़्यादातर झीलें आती हैं, क्योंकि झील की डेफिनेशन भी यही बनती है कि ऐसा जल क्षेत्र जो चारों ओर से स्थलखंड से घिरा हो उसे हम झील बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना आपको, वेकाल झील जो है रूस की, ये सबसे बड़ी झील है। और कैस्पियन सागर है, ये भी झील है, सागर नाम देते लेकिन झील है। और सुपीरियर सागर, ये भी झील है। तो इसमें आंसर दोस्तों कुछ यूट्यूबर तो बता देते हैं, अलग अलग अपनी बता रहे हैं, लेकिन आपको बताया गया कि बेकाल झील ये, क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो इसी को है। ठीक है, तो इसी को माना जाएगा। बाद में देखते हैं आगे चलकर आयोग किस पे अपनी मोहर लगाता है। नेक्स्ट है 43, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो आपको पता है स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल ये थे आपके सी राजगोपालाचारी। जबकि ये कहता स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना था, वहाँ पर कौन था? आपका आंसर बदल जाता। ठीक है, तो ये भारतीय पूछा गया है। ठीक है, तो भारतीय कौन थे? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। और आप सबको पता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 है, उस 35 के माध्यम से बहुत सारी जो है राइट्स जो थे एज इट इज रख दिए गए आपके संविधान में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45, इसमें कहता है प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो जो जीवित जन्म होते हैं उनकी संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो उनकी संख्या है किस नाम से जानी जाती है ये पूछी गई। तो इसको बोलते हैं हम क्रूड या आशोधित जन्म दर। इसमें शोधित नहीं होती, आशोधित होती, मतलब कुल जन्म ही कह रहा है वो, अर्थात इसको कह सकते हैं हम क्या बोल सकते हैं? क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, तो ध्यान रखना ए वाला आंसर सही है 45 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सागौन के जंगल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? यहाँ आपका आंसर बनेगा सी वाला, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में जो है सागौन के जंगल जो होते हैं ज़्यादा पाए जाते हैं। और सागौन जो लकड़ी है काफ़ी कठोर होती है और जो अधिक वर्षा और अधिक धूप के कारण होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का प्रस्फुटन कहते हैं, प्रस्फोट या फटना कहा जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, प्रस्फोट या फटना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, GMT का पूर्ण रूप क्या है? देखो दोस्तों उसी से जुड़े पूछे जा रहे हैं। आज 15 तारीख को जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर हुआ है उसमें क्या पूछा गया था कि भारतीय मानक समय जो है GMT से कितने घंटे आगे है? तो वो 5.5 घंटे था। और वही अब इसमें पूछ लिया GMT का फुल फॉर्म। तो GMT का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम, अर्थात
सी वाला जो है आपका वो करेक्ट होगा। कौन सा है? सी वाला है, ग्रीनविच मीन टाइम, ये वाला आपका सी वाला सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? तो आपको पता है हरित क्रांति जो है 1966-7 में आती है, तो उस समय सबसे पहले पंजाब राज्य को और ये हरित क्रांति में इन्वॉल्व किया जाता है, तो आंसर डी वाला सही होगा। ठीक है, पंजाब राज्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें कहा है 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आप सभी को पता है 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था, और बाद में फिर 84 में 4 राष्ट्रीय बैंकों का और किया गया था, 6 का तो 20 हुआ था। ठीक है, तो यहाँ 14 आंसर कौन सा रहेगा? ए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें कहा गया 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो जो परमाणु ऊर्जा उत्पाद था ये किसके लिए रखा गया था? सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, या गवर्नमेंट ने अपने अंडर में रखा था? आप सबको पता है उससे पहले आपको बैंकिंग भी गवर्नमेंट का सेक्टर ही था, धीरे धीरे ये लोग प्राइवेट कर रहे हैं, इस बार परमाणु को भी प्राइवेट में भागीदारी दे दी गई है। तो आपका क्या है 51 का सी वाला है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। नेक्स्ट है 52, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष। देखिए दोस्तों ये योजना आयोग जो था 1950 में जो आता है उसमें आयोग बनाया जाता है 1950 में, 15 मार्च 1950 को, लेकिन इसको ख़त्म कर दिया जाता है क्योंकि इसकी जगह 1 जनवरी 2015 को क्या आ जाता है, ये आपका वहाँ पर नीति आयोग आ जाता है योजना आयोग की जगह। तो इसके लास्ट जो आयोग के उपाध्यक्ष थे उनका नाम था श्री मोंटेंग सिंह अहलूवालिया, अर्थात डी वाला आंसर सही है, 52 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है रोजगार लिए हैं या लोग काम करते हैं वो है प्राथमिक सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि आती, बागानी आती, ये सारी चीज़ें आती प्राइमरी सेक्टर में, अर्थात इसमें डी आंसर सही है 53 में प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? देखिए मौलिक कर्तव्य पूछा गया तो आपको पता है 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उनमें से जो आपको दिए गए हैं तीनों क्या हैं, मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये सभी क्या हैं, मौलिक कर्तव्य के ही भाग हैं या उसके अंतर्गत ही आते हैं। तो अर्थात कह सकते हैं हम 54 का ये सभी आंसर आएंगे। 55 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो देखिए अल्पसंख्यक जो होते हैं आपके उनके लिए माइनॉरिटीज़ बोलते हैं, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 30 जो है आपको प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें आपके आर्टिकल 30 में ये अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से डीपीएसपी में संशोधन करके बताया गया कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये क्या है, उपलब्ध कराने को राज्य को कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। तो 56 का सी आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें कहा गया प्रकाश वर्ष। देखिए दोस्तों साइंस से भी अच्छे क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन साइंस से भी आए हैं, और इसमें पूछा गया है प्रकाश वर्ष की एक माप है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, तारकीय दूरी, मतलब जो है तारकीय से शब्द दे दिया है इन्होंने, क्या है, लाइट ईयर्स इज ए मेजरमेंट। ठीक है, जो प्रकाश की दूरी होती है या तारा से, तारा मान लो सूर्य के प्रकाश की दूरी होती है, उसको नापा जाता है किसमें, प्रकाश वर्ष में। तो आंसर आपका क्या होगा, ए, तारकीय दूरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कहा गया सभी अम्लों में समान तत्व है। तो सभी अम्ल जो होते हैं, अम्लों में क्या होता है, हाइड्रोजन कॉमन होता है, बाकी सब हटते घटते रहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन अर्थात सी वाला, इसमें HIN जरूर रहता है। नेक्स्ट है नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे बने होते हैं, से लेपित होते हैं। तो इसको बोलते, देखो इसमें नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तन
यहाँ देखिए दोस्तों, एक कन्फ्यूज़न ये हो रही है क्योंकि अगर उसमें सीधा लिखा होता है कि नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन बने होते हैं, ठीक है, तो वहाँ टेफ्लॉन शब्द यूज हो जाता, लेकिन इसमें कहा गया है किससे लेपित होते हैं, तो इसमें आंसर पीवीसी होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो आपकी होती है पॉलीवाइलेट क्लोराइड, ये इसकी परत चढ़ी रहती है और ये लेप किया जाता है। तो आंसर आपका क्या होगा, वी वाला होगा, बी। तो आंसर बी बनेगा 59 का, ठीक। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों इसी प्रकार। वैसे टेफ्लॉन एक खुद ही बनी मिश्रित धातु होती है और उससे भी बर्तन बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। अनुच्छेद 245 के अनुसार, देखिए 245 में क्या रखा गया है, कानून बनाना संसद का कार्य है। ये कहा गया संसद क्या करेगी, कानून बनाएगी, ये आपका आर्टिकल 245 में कहा गया है, बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो केंद्र और राज्य संबंध के बारे में बताता है सरकारी आयोग, आंसर सी होगा। क्या होता है इसमें, सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप बताता है सरकारी आयोग, ठीक है। 61 का यही होगा। नेक्स्ट है 62। देखिए इसमें क्या है, इसमें देखो दोस्तों, ये सुबह की मीटिंग में भी शायद आया और शाम को मीटिंग में भी आया है। इसमें क्या किया गया है, ये बताना सबसे बड़ा कौन सा है, भिन्न में बताना है। तो आप लोग निकालोगे तो इसमें सबसे बड़ी निकलेगी 11/13, आंसर होगा 11/13, ठीक है, ए वाला आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। इसमें देखिए आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू का और इसके लिए हमने बताया था कि आपको शॉर्ट में भी कर सकते थे कि अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस प्लस कर दो, इसमें आपको क्या हो जाता, नीचे माइनस था, यहाँ जुड़ते तो क्या होता 5 और 8, ये आपका आंसर बन जाता 7.9, ठीक है। 63 का डी आंसर बनता, ठीक है, 7.9। नेक्स्ट है 64। एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए हैं, 80% अभ्यर्थी तर्कणा में उत्तीर्ण हुए हैं, और इसके बाद में यदि इन दोनों विषयों में 55% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो इसमें आंसर बनेगा 5%, दोनों में क्या हुए, फेल हुए हैं, ये आपका आंसर निकल के आएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, तो दोस्तों आप सबको पता है गंगा जो डॉल्फिन है वो सबसे क्या है, बुद्धिमानी है या स्तनधारी है, और इसको आपको पता ही है, इसे राष्ट्रीय जो है जलजीव घोषित कर दिया गया है। ये गंगा नदी में पाई जाती है गंगा डॉल्फिन, काफ़ी मतलब ये है समझदार है स्तनधारियों में, ठीक। तो इसमें आंसर बी होगा, डॉल्फिन। नेक्स्ट है 66। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, देखिए तो जो इसका प्लांट डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई किस किस से होता है, इक्वलिटी, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन, अर्थात प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। तो डी वाला आंसर सही होगा, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि इससे इफेक्टेड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें क्या कहा गया, औसत पूछा गया, बड़ा इजी क्वेश्चन है, औसत का है, सभी को जोड़कर 5 का भाग दोगे आप, कितना निकलेगा 140, आंसर आएगा 140, ठीक है, आंसर आएगा 140। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है √9 - 4√5, तो इसमें आंसर क्या बनेगा, सी बराबर जैसे देखोगे तो √5 - 2, ये आपका आंसर निकल के आएगा √5 - 2। नेक्स्ट आएगा 69। ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द है, तो आप सबको पता है, बड़ा इजी क्वेश्चन आया, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं, ठीक है, आस्तिक बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, इसमें कहा स्थावर का विलोम शब्द है, स्थावर का विलोम शब्द पूछा गया है, तो स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम, ठीक है, तो स्थावर का जंगम होता है। नेक्स्ट है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या है, तो भय का शमन रूप में ही कर देना चाहिए, अर्थात भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, कि मतलब बिल्ली को पहले दिन डांट दो तो वो खुद ही चोरी नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है 72। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या है, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या है, ये पूछा गया है, ठीक है। स्वल्प का संधि विच्छेद है शूधन अल्प, शूधन अल्प क्या है, स्वल्प का संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद क्या है, शूधन अल्प, ध्यान रखना है, शूधल अल्प क्या है, इसका संधि विच्छेद है, ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट है इति और इति का सही अर्थ क्या है, तो इति मतलब होता समाप्ति और इति मतलब होता विघ्न, आंसर सी बनेगा, ठीक है, इति और
इति का मतलब होता है समाप्ति और विघ्न। ठीक है, आंसर सी हो गया 73 का। नेक्स्ट है, ये आपको देखना है, इंग्लिश में है, पैरा है, इसको पढ़ना अच्छे से। ठीक है, पैरा है और पैरा को जब पढ़ोगे आप तो सारे आंसर पूरा पढ़ लेना है, पूरा पढ़ोगे पैरा और इसके बाद आंसर करोगे। कहा गया अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइन डे ऑफिशियली ए हॉलीडेज। तो इसमें बताया गया कि वैलेंटाइन डे की ऑफिशियली जो हॉलीडेज हैं बिल्कुल नहीं है, अर्थात नो। आंसर क्या आएगा? नो। ठीक है, आंसर नो आएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू, मतलब क्या है व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर्स। स्कूल चिल्ड्रन ने टीचर्स को क्या कहा? तो थैंक्स यू कार्ड्स। ठीक है, तो थैंक यू कार्ड्स दिए हैं उन्होंने, थैंक यू लिखकर कार्ड से दिया है। ठीक है, तो वी वाला इसमें भी आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका 75 का बी आएगा। नेक्स्ट है गिव ऑन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। देखो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आया है, इसमें कहा गया वन हु इज डिफरेंट टू प्लेजर और पेन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्टॉक। ठीक है, स्टॉक होगा। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आया है, तो अगर देखो यहाँ लिखा टेम, तो इसके लिए क्या होता है? हाँ डोसाइल। ठीक है, ये आपका बनेगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द, तो रैपिड। रैपिड का मतलब जो है आपका, रैपिड का जो बनेगा एंटोनिम्स पूछा गया है, तो उल्टा हो जाएगा टार्डी। ठीक है, रैपिड का हो जाएगा टार्डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है? दोनों कथनों को पढ़ें, तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। देखो इसमें स्टेटमेंट वाला आ गया है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है? लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमतों में वृद्धि की है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कथन एक और दोनों स्वतंत्र कारण है। दूसरा है कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव। सही बात है, जब सरकार ने हाल ही में लैपटॉप पर शुल्क बढ़ाया है तो लैपटॉप निर्माता कंपनी क्या करेंगी? कीमतें बढ़ा देंगी। आंसर बी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए रीजनिंग का है, रिलेशनशिप का है। इसमें पूछा गया एक तस्वीर को इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, और मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है, मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो वह है उसका बेटा है या उसका सन है। आंसर डी वाला होगा 80 में। नेक्स्ट है 81। यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को एडुजबा के रूप में कोडित किया जाता है तो इसी प्रकार इसको कैसे किया जाएगा? तो आपको पता है दो बदले गए हैं, इसके बाद में एक आपको वृद्धि कर करके बता दिए गए। बनेगा इसमें कौन सा आंसर आएगा? TZZFDE, अर्थात सी वाला TZZFDE। ठीक है, तो 81 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट 82। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और कहाँ चलाएगी? नेपाल के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो जो गौरव पर्यटन ट्रेन है रामायण सर्किट के रूप में, ये भारत और नेपाल के मध्य चलाई जा रही है। सी वाला आंसर है। ठीक है, 82 का सी है। देखिए भाई करंट इस बार की ऐसी आई थी कि अच्छे ने पसीना फेंक दिया है, फिर भी आप लोगों ने करंट अपडेट करती रहा करूँगी। 10 क्वेश्चन करीबन आते हैं करंट से, काफ़ी है। इसमें क्या आया? नेक्स्ट आया भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? तो इसने भेजा था कहाँ? नेपाल को भेजी थी एम्बुलेंस और 17 बसें। ठीक है, ध्यान रखना बी वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा 301, ये वाला आपका आंसर आएगा। ठीक है, 301 ये आपकी ऑड संख्या है। नेक्स्ट है अगला 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कैलेंडर का आया दोस्तों, तो इसमें आप जोड़ोगे, जोड़ करके निकालोगे आंसर शुक्रवार। देखिए ये फर्स्ट मीटिंग का ऐसे ही रख दिया गया सवाल, इसमें ऐसी फर्स्ट मीटिंग में आया था। दोस्तों इसकी एनालिसिस जरूर कर लेना, जिसका एग्जाम कल 16 तारीख में है, ताकि इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन हो आपको वहाँ आसानी से सॉल्व करने में मदद भी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है 86। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की? तो ये हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की थी। आंसर सी होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? ठीक है, तो काशी यात्रा जो सब्सिडी है कर्नाटक राज्य ने प्रारंभ की है। आंसर सी वाला आपका बनेगा। आंसर कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है? तो यूके यूनाइटेड किंगडम के साथ में की है। आंसर सी सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कंपनी कौन सी है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स। कौन सी है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स। आपका बी वाला सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो ये आपकी उत्तर प्रदेश सरकार है। इसी का एग्जाम था और यही आपका आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट कॉलेज में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो इन्होंने अपने ही क्षेत्र में अर्थात वाराणसी में ही क्या किया है? इन योजनाओं का डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। 91 का डी आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये इस बार की जो इंडियन बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी जो है नीति आयोग द्वारा क्या किया गया? स्टार्ट किया गया है। बी वाली ये रिपोर्ट नीति आयोग ने बनाई। 92 का बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो है ज़्लॉटी। ठीक है, इसको बोलते हैं ZLOTY ज़्लॉटी। ठीक है, तो ज़्लॉटी क्या है? पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है। ठीक, एन आपको पता ही है, एन कहाँ की है? एन आपकी जापान की है और डॉलर कई जगह आपको चलता है। ठीक है, अमेरिका वगैरह में। नेक्स्ट है 94, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो आप सबको पता है लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो कैंपस पावर जो है आपकी ICICI बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। 95 का डी आंसर। नेक्स्ट है 96, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आपका आंसर सी होगा। ठीक है, आंसर कौन सा होगा? सी होगा 96 का। नेक्स्ट है 97 है, वास्को डिगामा का मकबरा दफन स्थान बोलते हैं जिसको, जहाँ मकबरा बनता है, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो आप सबको पता है कोच्चि केरल में वास्को डिगामा का मकबरा बनाया गया है। बी वाला आंसर सही है, कोच्चि केरल। नेक्स्ट है 98 कहता है उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। आपको पढ़ाए गए हैं टोटल 8 जो हैं आपकी क्लासिकल डांस हैं। तो क्लासिकल डांस में से उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है कथक। ठीक है, तो यही आया क्लासिकल डांस क्या है? उत्तर प्रदेश का कथक है। सी वाला आपका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? ठीक है, इसको स्थगित करता है, देखो सत्रावसान जो है कौन कर सकता है? सत्राहूत कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये आपका स्थगित, तो भारत का राष्ट्रपति जो है इसको स्थगित भी कर सकता है। ठीक है, इसके लिए आपका सी वाला है। ठीक, तो 99 का सी आपका आंसर है। नेक्स्ट है 100, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया है? देखिए फर्स्ट मीटिंग में पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, इस बार पूछ लिया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, तो ये आपका 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर अवसर पर मनाया गया। हाँ दोस्तों, तो ये हुई आपकी आंसर की, सभी लोग मिला लेना और जो कल जिसका एग्जाम है वो इसको पढ़ ले। इसके बाद फिर हम आपके लिए कल की जो एनालिसिस है वो आप तक लेके आएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं कैंडिडेट उनके लिए। ठीक, थैंक यू, बाय।